सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1.9 हम फोकस कर लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन एन इंडस्ट्री कॉपर मेटल वाज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। जो कि रिएक्शन दिया हुआ है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट बराबर आता है, रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनते हैं जिंक सल्फेट एक्वा सोल्यूशन में और कॉपर एज अ प्रोडक्ट। वो कह रहा है कि इंडस्ट्री में कॉपर मेटल प्रोड्यूस हो रही है। कॉपर मेटल कौन सा? ये मेटल कॉपर मेटल है, ठीक है। कॉपर मेटल प्रोड्यूस हो रही है कौन सा रिएक्शन से? अगर जिंक रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक यहाँ पर सॉलिड है, कॉपर सल्फेट एक एक्वस सॉल्यूशन है, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो जिंक सल्फेट ने प्रोडक्ट में आना है जो कि है एक्वस सॉल्यूशन में, और कॉपर क्या है? एक मेटल है जो कि ऑब्वियसली एक सॉलिड है। क्वेश्चन में यहाँ तक तो हमें समझ में आ रहा है। आगे क्या बताया जा रहा है? 1.274 grams copper sulfate when reacted with excess of zinc metal, मतलब अगर 1.274 ग्राम्स हमें कॉपर सल्फेट बताया जा रहा है अगर रिएक्ट करता है जिंक मेटल के साथ जो कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है जो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है मतलब हमें बस इस लिमिट के साथ दिया हुआ है। ये आपस में रिएक्ट करेंगे, जो हमारा यील्ड प्रोड्यूस होगा ना, हमें एक यील्ड दी हुई है, मतलब एक मास दिया हुआ है किस चीज़ का? कॉपर का, इस मेटल का हमें मास दिया हुआ है। विथ एक्सेस ऑफ जिंक मेटल अ यील्ड ऑफ 0.392 ग्राम्स ऑफ कॉपर मेटल। तो हमारा जो प्रोडक्ट में जो मास प्रोड्यूस होगा कॉपर, कितना ग्राम्स प्रोड्यूस होगा? 0.392 ग्राम्स एक्चुअल यील्ड है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? परसेंटेज यील्ड। अब परसेंटेज यील्ड को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो तुम लोग को एक फार्मूला बेसिक से बता देता हूँ कि परसेंटेज यील्ड का जो फार्मूला है वो है, इस एक्चुअल यील्ड को हमने थ्योरेटिकल यील्ड के साथ डिवाइड करना है और 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस पूरे सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले मैं बता देता हूँ कि स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं ना, बेसिक स्टेप्स आप लोगों को पता होने चाहिए। देखो ना, यहाँ पर मैं ज़रा एक सोल्यूशन लिख लेता हूँ। सोल्यूशन, ये हो गया सोल्यूशन। अब सोल्यूशन के बाद मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैंने यही रिएक्शन लिख दिया। जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना? जिंक सल्फेट प्रोडक्ट में बना और कॉपर रिलीज हुआ, ठीक है जी। हमें किस चीज़ का, हमें क्या कौन सी वैल्यू दी हुई है? कॉपर सल्फेट का हमें मास गिवन इधर दिया हुआ है कि ये क्या है? 1.274 ग्राम्स हमें मास दिया हुआ है कॉपर सल्फेट का। हमें कॉपर का जो मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? कॉपर का जो मास मतलब यानी एक्चुअल यील्ड दिया हुआ है किस चीज़ का? कॉपर का, वो है 0.392 ग्राम्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करनी है। डेफिनेटली परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक्चुअल यील्ड तो है लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड नहीं है। किस चीज़ का? कॉपर का। हमें कॉपर का परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर से परसेंटेज यील्ड अगर तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा हो ना तो परसेंटेज यील्ड ये समझ लेना, इस पूरे रिएक्शन का जो परसेंटेज यील्ड है ना कॉपर का, वो हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड के साथ डिवाइड करें और मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, हमें परसेंटेज में पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले ना मैं स्टेप्स बताना चाह रहा हूँ कि हमने किस तरह से जाना है। पहले ये देखो, कॉपर सल्फेट के बारे में डाटा में गिवन है डिटेल्स। हमें इतना पता है कि कॉपर सल्फेट जो है वो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये क्या है? एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। ये क्या है? जिंक नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जिंक के साथ हमारा ताल्लुक नहीं है। हमने इस लिमिटिंग रिएक्टेंट को इस एक्चुअल यील्ड वाले कॉपर के साथ हमने रिलेट करना है, इतना याद रखना। इन दोनों को अगर हमने रिलेट किया ना, कॉपर सल्फेट की वैल्यूज़ अगर हम फाइंड आउट कर लें, हम बहुत इजीली कॉपर की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कॉपर का जो थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ग्राम्स में होता है, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चीज़ करना है? सबसे पहले ये देखो, हमें मास गिवन है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं इजीली कॉपर सल्फेट का, ठीक है। हमें मॉलिक्यूलर मास और मास के थ्रू हमें मोल्स फाइंड आउट करनी है। मोल्स का जो फार्मूला है वो आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास अपॉन मोलर मास। सेम इज़ द केस, जैसे ही हमें कॉपर सल्फेट के मोल्स पता चल जाएंगे ना, हम फिर जाके इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। मैंने मतलब जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए अपलोड किए हुए हैं ना, उन सब में हमने इस रिएक्शन में, मतलब बैलेंस्ड रिएक्शन में, हमने हमेशा मोल्स की मदद से ही एक दूसरे को, दो रिएक्टेंट्स को या दो प्रोडक्ट्स को, एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट को आपस में रिलेट किया हुआ है। हम तक कंपेयर नहीं कर सकते स्टिचियोमेट्रिकली जब तक हमारे पास मोल्स ना हो। डाटा में मोल्स हमें नहीं है गिवन, देखो ना, हमारे पास मास गिवन है, मोलर मास तो हम निकाल सकते हैं कॉपर सल्फेट का, लेकिन मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। चलो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं।
तो मैं पहले ये बता देता हूँ कि गिवन क्या है। मास गिवन है किस चीज़ का? कॉपर सल्फेट का। मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ CuSO4 कितना गिवन है? 1.274 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास कितना बनेगा? मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, चलो मॉलिक्यूलर मास लिख लेता हूँ कॉपर सल्फेट का। कितना होगा? Cu बराबर है 63 पर। अब बुक में तुम लोग देखोगे ना उधर 63.5 ग्राम्स लिखा हुआ है। मैं मानता हूँ मैं 60.5 भी लिख सकता हूँ, लेकिन एक रीज़न बताऊंगा मैं क्यों 63.556 है। आई गेस यस 60.56 प्लस सल्फर का 32 है, लेकिन 0.04 भी आ रहा है। ये मैं क्यों काउंट कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा रीज़न। प्लस 16 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन का 16 है मैथ नंबर, लेकिन अगर मैं इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ कितना बनेगा? डेफिनेटली 64। तो मैं यहाँ पर 64 लिख देता हूँ। अब जैसे ही आप लोग कैलकुलेटर के अंदर प्लस करेंगे आपका एग्जैक्ट आंसर 159.6 ग्राम्स पर मोल आ जाना है। लेकिन अगर मिसाल और ना आप 63.5 प्लेस करते हैं और जस्ट 32 प्लेस करते हैं और 64 आपस में अगर ऐड करेंगे 159.6 ग्राम्स पर मोल नहीं आएगा आंसर, आपका 159.5 ग्राम्स पर मोल आंसर आएगा। और बुक में जो लिखा हुआ है ना, बुक के अंदर जो वैल्यू गिवन है वो 159.6 लिखा हुआ है। तो अब आपको पता चल गया कि वो क्यों कैसे 159.6 ग्राम्स पर मोल आ रहा है। ठीक है, मास मैंने लिख लिया, मोलर मास मैंने लिख लिया। क्या फाइंड आउट करना है? मोल्स फाइंड आउट करना है। मोल्स मैं क्यों फाइंड आउट कर रहा हूँ? ताकि मैं इसकी मदद से कॉपर के मोल्स फाइंड आउट कर सकूँ, और कॉपर के मोल्स फाइंड आउट करके मतलब मैं उसका थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट कर सकूँ। ठीक है, मैंने कॉपर का परसेंटेज यील्ड मैं निकाल रहा हूँ कि कितना परसेंट कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, कितना परसेंट इस तमाम रिएक्शन से। ओके जी, क्या मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं, मुझे बस ये बताइएगा। 159.6 grams of 159.6 grams per mole of copper sulfate, क्या ये 159.6 ग्राम्स पर मोल ऑफ कॉपर सल्फेट बराबर है एक मोल के? इसके पीछे ये जो कॉफिशिएंट है ना कुछ भी नहीं है गिवन, तो समझ लेना कि ये 1 है। इसके पीछे जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, ये इसके मोल्स हैं। तो ये कितने मोल्स के बराबर आ गया? 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर देखो डाटा में हमें कितना मास दिया हुआ है? 1.274 ग्राम्स। अब अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ कि 1.274 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट बराबर है, ये 1 अपने जगह पर रहेगा, 1 अपने जगह पर है। ठीक है, ये 159.6 ग्राम्स जो है ना ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको नीचे ला के इधर जो नीचे है 159.6 डिवाइड कर दूंगा। मैं 1.274 ग्राम्स को मेंशन कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर आके मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.274 ग्राम्स को। अब अगर आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करें, कैलकुलेटर से अगर आप इसका सोल्यूशन निकालें, तो आपका जो बुक के अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैं अब डायरेक्ट नहीं जा रहा, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वो कुछ इस तरह से लिखा होगा 0.007982। ओके जी, 0.007982। मैं अगर इस डेसिमल को आगे की तरफ ले आऊँ, मतलब 3 डिजिट्स में आगे ले आऊँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7.982 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ तो ये तो कोई गलत तो नहीं होगा ना, ये तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इस तरह से मेरा आंसर या मैं मतलब आगे जो कैलकुलेशंस करूँगा ना वो आगे परफेक्ट आएंगी। अब इस तरह से मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रबल है कि मैं इतने ज़्यादा डेसिमल फिर इतने ज़्यादा ज़ीरो करके मेंशन कर रहा हूँ। प्रॉपर वे में इस तरह से मैं मेंशन कर सकता हूँ 7.982 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मैंने ये क्या फाइंड आउट किया? 7.9, तो ये मोल्स मैंने फाइंड आउट किए। किस चीज़ के मोल्स मैंने फाइंड आउट किए? कॉपर सल्फेट के। ठीक है जी, अब यहाँ तक मैंने मोल्स फाइंड आउट कर लिए। फाइनली ये जो मैंने ये मोल्स फाइंड आउट किए हैं, अब इसी मोल्स को कॉपर सल्फेट के जो मोल्स हैं मैं अगर मैं कॉपर के साथ रिलेट करूँगा तो मैं कॉपर के भी सेम वे में मोल्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक हेडिंग में दे देता हूँ स्टिचियोमेट्रिकली, जो कि मतलब बुक में भी गिवन है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टिचियोमेट्रिकली मैं इसी मोल्स को कॉपर के मोल्स के साथ, मतलब कॉपर सल्फेट के मोल्स को मैं कॉपर के साथ रिलेट करना चाहता हूँ। ये देखो ना, यहाँ पर कोफिशिएंट पीछे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये 1 मोल है, इसके पीछे भी कुछ नहीं है तो ये भी 1 मोल ही है। कॉपर कितना मोल है? मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जस्ट 1 मोल है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टिचियोमेट्रिकली
अगर 1 मोल ऑफ, मैं इसको स्टिचोमेट्रिकली मतलब इनके आपस जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जो मोल्स हैं इनको आपस में रिलेट कर रहा हूँ। 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट बराबर है 1 मोल ऑफ कॉपर के। कोई शक तो नहीं है ना? बिल्कुल इक्वेशन में हमें यही बताया जा रहा है कि 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट बराबर है 1 मोल ऑफ कॉपर के। तो अगर मैं यहाँ पर 7.982 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट को प्लेस कर दूं तो कितने मोल्स ऑफ कॉपर बनेंगे? इस 7.982 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ को मैं इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एग्जैक्टली वही सेम 7.982 ही आना है ना। मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ 7.982 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मोल्स ऑफ कॉपर। मैंने क्या फाइंड आउट किया? मैंने फाइनली कॉपर के मोल्स फाइंड आउट किए। कॉपर का जो मोलर मास है वो आपको पता है 63.5 ग्राम्स है या 63.56। ठीक है जी। अब अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने क्या फाइंड आउट किया? कॉपर के मोल्स फाइंड आउट कर लिए। मुझे और क्या क्या पता है? मुझे इसका मोलर मास पता है। अब मैं बहुत ईजिली इसका जो मैस है या एक्चुअल मतलब थ्योरेटिकल यील्ड है, थ्योरेटिकल यील्ड वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे फाइंड आउट करूँगा? इस वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई कर देना है कॉपर के मोलर मास के साथ। ठीक है, फिर मैं बहुत ईजिली ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख लेता हूँ। सो 7.982 multiplied by 10⁻³ मोल्स ऑफ कॉपर बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसी को मैंने कॉपर के मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मुझे मास पता चल जाएगा। मैं फार्मूला मैंने क्या क्या बताया था? फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास ओवर मोलर मास। मैंने मास फाइंड आउट करना है तो मास फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या करना है? मास अपनी जगह पर जाएगा, ये जो मोलर मास है ये नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स अगर मल्टीप्लाई होंगे मोलर मास के साथ मुझे ये मास पता चल जाएगा, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का, किसी का भी। मैं इस तरह से इजी वे में फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पिछले जितने भी न्यूमेरिकल वीडियोस अगर आपने मेरे देखे हो ना तो आपको ये मैंने बार बार बताया इस फार्मूला का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्टिचियोमेट्री के अंदर। इससे जो है ना आप फाइंड आउट कर सकते हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मोल्स और फिर आप आपस में रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने क्या लिखा हुआ है? सो 7.982 मतलब 10⁻³ मोल्स ऑफ कॉपर बराबर हैं किस चीज़ के? मैंने क्या लिखा? अब मैंने इस तरह से सेम इज़ द केस, या इसको मैं काट देता हूँ, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। ये मैं क्यों लिखूँ, इतना अजीब सा लिखूँ? मैंने डायरेक्ट लिखना है मास ऑफ कॉपर। मैं लिख लेता हूँ मास ऑफ कॉपर, या फिर मैं लिख सकता हूँ थ्योरेटिकल यील्ड। ब्रैकेट में मैं क्या लिख रहा हूँ? थ्योरेटिकल यील्ड। किस चीज़ की थ्योरेटिकल यील्ड? कॉपर की थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, क्योंकि हमें इक्वेशन में कॉपर की एक्चुअल यील्ड गिवन है तो थ्योरेटिकल यील्ड हम किस चीज़ की फाइंड आउट कर रहे हैं? कॉपर की ऑब्वियसली फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये फाइंड आउट करने के लिए मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर को, यानी ये मोल्स गिवन है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है 63.5 के साथ। 63.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7.982 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ कैलकुलेटर के अंदर जो आपका आंसर आएगा वो एग्जैक्टली 0.5068 आएगा। ठीक है, अब मैंने देखो ना क्वेश्चन में देखो 3 डिजिट्स है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है। मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, मतलब राउंड अबाउट कर सकता हूँ 6 को। मैं ये लिख सकता हूँ कि ये 0.507 ग्राम्स है। क्या? कॉपर का थ्योरेटिकल यील्ड है कि नहीं है? देख सकते हो कि ये थ्योरेटिकल यील्ड आया। थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड से हमेशा तकरीबन ज़्यादा ही होता है। देखो ना, ज़्यादा आया है 0.507 ग्राम्स, ज़्यादा है एक्चुअल यील्ड के साथ। एक्चुअल यील्ड से ज़्यादा है। 0.507 ग्राम्स आया, जबकि यहाँ पर है 0.392 ग्राम्स। अब मैं बहुत ईजिली क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ? बहुत ईजी मैं परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये याद रखना। सो परसेंटेज यील्ड ऑफ कॉपर is equal to actual yield divided by theoretical yield मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल यील्ड क्या है मुझे पहले ये बताओ? एक्चुअल यील्ड क्या है? डाटा में गिवन है, डाटा में गिवन, मैंने इधर भी मेंशन किया हुआ है रिएक्शन के दौरान।
तो 0.392 ग्राम है, 0.392 डिवाइड करो, थियोरेटिकल यील्ड मैंने फाइंड करके दिया 0.507 मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, एग्जैक्ट आंसर यही आना है 77.3%। तो आपको क्या पता चला, कॉपर का जो परसेंटेज यील्ड है वो आपने फाइंड आउट कर लिया विच इज़ एग्जैक्टली 77.3%। अब मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्या हिसाब किताब था, मैंने कैसे मतलब मैं परसेंटेज यील्ड फाइंड किया। क्विक एक रिव्यू कर लेता हूँ आपके लिए। हमें क्वेश्चन में गिवन था जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, जिंक सल्फेट बना और कॉपर प्रोडक्ट में बना, कॉपर मेटल एज अ प्रोडक्ट रिलीज हुआ। ठीक है जी, हमें किस किस चीज़ को रिलेट करने के लिए कहा गया है, हमें कॉपर सल्फेट का डाटा गिवन है और कॉपर का हमें एक्चुअल यील्ड गिवन है। हमने कॉपर सल्फेट को रिलेट करना है कॉपर के साथ। हमें ये पता है कि कॉपर सल्फेट क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, मतलब वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में। हमें हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट को, ये याद रखना, हमें हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट को वो जो प्रोडक्ट में जो आपका एक्चुअल यील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट में कॉपर मेटल की एक्चुअल यील्ड की वैल्यू गिवन है, हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट को ही उस प्रोडक्ट के साथ हम रिलेट करते हैं ड्यूरिंग परसेंटेज यील्ड को फाइंड करते वक्त। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, कॉपर सल्फेट लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जिंक जबकि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो जिंक तो जाहिर सी बात है डाटा में भी कुछ नहीं है गिवन, जस्ट कॉपर सल्फेट का गिवन है वैल्यू वगैरह। हमें मास गिवन है 1.274 ग्राम्स। हमें कॉपर सल्फेट का मोलिकुलर मास पता है जो कि 159.6 ग्राम्स पर मोल है। हमने कॉपर सल्फेट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स हम इसके फाइंड आउट कर लें, हम ऑब्वियसली कॉपर के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉपर के मोल्स फाइंड आउट करने के बाद हमने उन मोल्स को कॉपर के मास के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट कॉपर की थ्योरेटिकल यील्ड होगी, और उस थ्योरेटिकल यील्ड को हमने प्लेस करना है एक फार्मूला में, परसेंटेज यील्ड के फार्मूला में, जिसे हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मतलब है 100। मतलब हम 100 में से कितना परसेंटेज कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है, वो 77.3% कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है। बस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1.9, जस्ट 3 और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं जो चैप्टर के अंदर है, मतलब एग्जांपल्स या फिर सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस के तौर पर 3 और बचे हुए हैं। सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1.10 और 2 और भी हैं, वो सेल्फ चेक के अंदर हैं। तो बस मैं अब उन 3 लेक्चर्स को भी बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर फिर भी कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।